हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा आज के सेशन का इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्री और मेंस में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी रहती है। तो अगर हम बात करते हैं बैंकिंग एसोसिएट्स की, और मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि वहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो प्री के पेपर में 3 to 5 मार्क्स की आती है। ठीक है, ये मैं बैंकिंग एसोसिएट या क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। वही अगर मैं आपको बताऊँ पीओ लेवल के एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, क्योंकि वो थोड़े से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स चूज़ करते हैं अपने प्री एग्ज़ाम के लिए भी। बट क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना के कंसेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है इनइक्वालिटी का, ताकि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अगर बना के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो आप वो भी अटेम्प्ट कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, पूरे जितने भी रिक्वायर्ड है इनइक्वालिटी चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इनइक्वालिटी में जो क्वेश्चन है वो कैसा पूछा जाता है एक प्री के लेवल के एग्ज़ाम में। तो आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, कुछ ऐसी, और फिर आपको कंक्लूजन्स पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसी स्टेटमेंट दी जाएगी और यहाँ पे ऐसे कंक्लूजन्स पूछे जाएंगे और आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, या दोनों सही हैं, या दोनों में से कोई एक सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए पहले हमको सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। इन सभी सिंबल्स के बारे में तो हमको पता है, हमने पुराने क्लासेस में, अपनी जूनियर क्लासेस में सब पढ़ रखा है कि ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, और ये लेस देन है। अब हम पढ़ेंगे कि सिंबल्स जो हैं वो कहाँ कैसे यूज़ होते हैं और उनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि ये जो सिंबल्स हैं ये किन्हीं दो वेरिएबल्स में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे दो वेरिएबल्स हो गए ए और बी, मुझे इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टाइप के कंपैरिजन्स हम कर सकते हैं, तो आप सबके वेरिंग आंसर्स होंगे। कई कहेंगे 3, कई कहेंगे 5, कई कहेंगे 6। कैसे? जो बेसिक सिंबल्स हैं वो कौन से रहते हैं? ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन। ये 3 जो हैं ये हमारे पास बेसिक कंपैरिजन्स रहते हैं। किन्हीं भी दो वेरिएबल्स में कंपैरिजन अगर हमने करना हो तो हम इन 3 सिंबल्स के यूज़ से हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। बट कई कहेंगे कि हमें 2 और सिंबल्स के बारे में पता है, तो वो सिंबल्स कौन से हैं? एम आई राइट? ये सिंबल जो है वो इस सिंबल और इस सिंबल को जोड़कर बनाया जाता है, और ये सिंबल जो है वो इस सिंबल और इस सिंबल को जोड़कर बनाया जा सकता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये 2 सिंबल्स भी कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कॉम्बिनेशन सिंबल्स। ठीक है, किसी भी चैप्टर की बेसिक्स तक जाने के लिए हमें उसको रीजनिंग से समझना है। हमें कुछ भी ऐसे याद नहीं रखना कि इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का। हमें समझना है कि ये सिंबल अगर हमने यूज़ किया है तो इसके पीछे पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। अगर मुझे बताया जाता है कि a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b, दैट a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो मेरी रीजनिंग मुझे क्या कहती है कि a या तो b से बड़ा हो सकता है या तो b से इक्वल हो सकता है। एम आई राइट? और अगर मुझे बताया जाता है कि a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b, तो a जो है वो b से छोटा हो सकता है या a b के इक्वल हो सकता है। इन 2 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कंपैरिजन करने के तरीके जो हैं वो 3 ही हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ये जो है ये सिंबल्स हैं जो इन्हीं कंपैरिजन की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हमको बताता है। अगर कहीं भी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं
तो रीजनिंग पढ़ रहे हैं हम, तो हमको क्या करना है, हमें वो दोनों की दोनों या जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे लाई करती हैं हमें वो साथ में पढ़नी है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक और सिंबल है तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा नॉट इक्वल्स टू। ओके, अगर ये क्या सिंबल है, ये इक्वल्स टू की नेगेशन की गई है। किसी भी सिंबल के ऊपर अगर उसकी नेगेशन कर दी जाए तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेंगी। अगर मैं आपको बोल दूँ a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब क्या है, a यहाँ तो b से बड़ा हो सकता है या तो b से छोटा हो सकता है। मेरे पास ये दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी जो है वो सामने नहीं आती। तो अगर हमने किसी भी सिंबल की नेगेशन कर दी है तो उसको छोड़ के जितने भी कंपैरिजन्स हमारे पास आएंगे रीजनिंग पढ़ने के खातिर, हम उन सभी कंपैरिजन्स को वहाँ पे लिखेंगे। ओके, आई होप आपको ये कंपैरिजन्स समझ आ रहे हैं। तो इन्हें हम एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अगर सिंबल्स का बेसिक समझ में आ गया है तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेज पे। फर्स्ट स्टेज थी हमारी सिंबल्स को रिकग्नाइज करना, उनको अंडरस्टैंड करना। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज रहेगी सिंबल की प्रायोरिटी डिसाइड करना। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिंबल्स हैं दो वेरिएबल्स के बीच, तो हमें कौन सा सिंबल चूज़ करना है, इसको समझने के लिए हम एक कहानी की हेल्प से इसे समझेंगे। तो कहानी क्या है, आपको लेट करना है कि ये एक घर है। ठीक है, ये एक घर है और इसके बीच में दो फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर चाइल्ड है, यहाँ फादर है, यहाँ ग्रैंडफादर है, ओके। ये एक घर है जहाँ पे दो फैमिलीज रहती हैं। यहाँ घर के बच्चे हैं, यहाँ इस फैमिली का फादर है और यहाँ इस फैमिली के ग्रैंडफादर हैं। यहाँ इस फैमिली के फादर हैं और इस फैमिली के ही ग्रैंडफादर हैं। अगर हम इनको सिंबल्स की हेल्प से देखें तो चाइल्ड को हमने मान लिया इक्वल्स टू, फादर को हमने दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रैंडफादर को दे दिया ग्रेटर देन। उसी तरह दूसरी फैमिली में हमने फादर को दे दिया लेस देन और ग्रैंडफादर को दे दिया लेस देन इक्वल्स टू। अब हमें पता है कि अगर एक फैमिली में फादर और चाइल्ड हैं तो ज़्यादा किसकी चलेगी, फादर की। वहीं अगर एक फैमिली में ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड हैं तो किसकी चलेगी, ग्रैंडफादर की, है ना। तो अब आपको स्टेटमेंट जैसे मैंने पूछा, फॉर एग्जाम्पल a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे a और c के बीच का रिलेशनशिप बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दो वेरिएबल्स के बीच कौन से सिंबल लाई कर रहे हैं। तो इसके बीच में एक ग्रेटर देन सिंबल है और एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिंबल है। अगर हम अपनी डायग्राम में जाएं तो ये क्या है, ये ग्रैंडफादर है और ये क्या है, ये फादर है। तो इन दोनों सिंबल्स में से किसकी चलेगी, इन दोनों सिंबल्स में से चलेगी ग्रैंडफादर की। बड़ा कौन सा है, ग्रैंडफादर। और अब कौन किसका ग्रैंडफादर है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये हम डिसाइड करेंगे अपनी स्टेटमेंट से। जो सिंबल हमने चूज किया है, जिस तरफ उसका मुंह रहेगा वही हमारा, उसी के पास पावर ज़्यादा रहेगी। इन तीनों में जो है इसका फेस किस तरफ है, इसकी तरफ, तो पावर ज़्यादा किसके पास हुई, इसकी तरफ। अगर हम दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ए और डी में रिलेशनशिप बताइए, ए और डी में रिलेशनशिप बताइए, तो आप क्या बताओगे, ग्रैंडफादर, फादर, चाइल्ड। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, ग्रैंडफादर के पास। तो ये आ गया हमारा सिंबल, ओके। अब कौन किसका ग्रैंडफादर है, ए की तरफ जो इस सिंबल का मुंह है, तो ए डी का ग्रैंडफादर है। ए और डी हमने क्यों लिए, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में ही रिलेशनशिप बताना था। उसके बाद मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि बी और डी के बीच में बताइए, तो अगेन फादर एंड चाइल्ड, तो बड़ा कौन सा है,
फादर, कौन किसका फादर रहेगा? बी जो है वो डी का फादर रहेगा। क्यों? क्योंकि बी की तरफ इस सिंबल का मुंह है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से हम सिंबल्स की प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो चलिए एक और स्टेटमेंट देखते हैं। लेट सपोज हमें पहले रिलेशनशिप बताना है ए और डी के बीच में, और फिर रिलेशनशिप बताना है सी और एफ के बीच में, और फिर रिलेशनशिप बताना है बी और ई के बीच में। ठीक है, ए और डी के बीच में हम सिंबल्स अगर देख रहे हैं तो ये है ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास रहेगी? ग्रैंडफादर के पास। तो हमने यहाँ पे सिंबल ले लिया ग्रैंडफादर। अब कौन किसका ग्रैंडफादर रहेगा? तो जिस तरफ इस सिंबल का मुंह रहेगा वो ही उसका ग्रैंडफादर होगा। तो सिंबल का मुंह है ए की तरफ और छोटा कौन रहेगा? डी। अगर हम देखते हैं सी और एफ के बीच में, तो अब देखो ये दूसरी फैमिली के सिंबल्स जो हैं आ गए, जो हमने दूसरी फैमिली में पढ़े थे। तो अब हम क्या देख रहे हैं सी और एफ के बीच में? चाइल्ड, फादर, ग्रैंडफादर। अगेन इसमें बड़ा सिंबल कौन सा है? सॉरी, चाइल्ड, ग्रैंडफादर, फादर। बड़ा सिंबल कौन सा है? ग्रैंडफादर वाला। अब कौन किसका ग्रैंडफादर रहेगा? जिसकी तरफ इसका मुंह होगा। इसका मुंह किसकी तरफ है? एफ की तरफ। और छोटा कौन सा रहेगा? सी। तो ये हो गया इन दोनों का रिलेशन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हमें पूछा गया है बी और ई के बीच में। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये जो दोनों फैमिलीज हैं इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। ठीक है, अगर किसी स्टेटमेंट में इन दोनों फैमिलीज के लोग आ जाए तो वहाँ पे इनमें क्लैश हो जाएगा। वह उसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, उसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इन दोनों फैमिलीज की बनती नहीं है। अगर हम देखें बी और ई में, तो ये आ गया फादर, ये आ गया चाइल्ड, और ये आ गया दूसरी फैमिली का ग्रैंडफादर। तो क्या इसकी और इसकी बनेगी? इसकी और इसकी नहीं बनेगी। तो जब हम इन बीच, तो इनमें और इसमें कोई रिलेशनशिप हो सकता है? नहीं, इसके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तो उसे हम लिखेंगे सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑपोजिट फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं। ये ऑपोजिट फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं। अब जिनके बीच में हमने सी एंड डी निकाला है उसमें पॉसिबिलिटीज़ भी हम आइडेंटिफाई करनी हो तो कैसे करेंगे? बी और ई के बीच में कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तो हमारे पास इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक, बी जो है वो ई से बड़ा हो सकता है। दूसरी, बी जो है ई से छोटा हो सकता है। और बी जो है वो ई से इक्वल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको सिंबल्स का बेसिक समझ आया है और आपको सिंबल प्रायोरिटी भी समझ आई है तो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही एक स्टेटमेंट दिए जाएंगे और कंक्लूजन्स दिए जाएंगे 2, और ऐसे ही आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक ऑप्शन जो है वो चूज़ करना होगा। अब कोई भी कंक्लूजन सही कब होगा? जब जो रिलेशनशिप हमको क्वेश्चन में पूछा गया है और जो रिलेशनशिप हमारी स्टेटमेंट से निकल रहा है वो जो दोनों रिलेशनशिप्स हैं वो दोनों सेम हो। ठीक है, अगर हम फर्स्ट कंक्लूजन देखें तो हमारे 2 वेरिएबल्स हैं सी और ए। अगर हम खुद से इसका रिलेशनशिप निकालें तो ए और सी के बीच में हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप आएगा। तो ये आ गया ग्रैंडफादर, ये आ गया फादर। सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? ग्रैंडफादर की। कौन किसका ग्रैंडफादर है? ए की तरफ इसका मुंह है, तो ए जो है वो सी का ग्रैंडफादर रहेगा। क्या ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम है? हाँ जी, बिल्कुल सेम है, क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो ए इज़ ग्रेटर देन सी हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही रहा। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स गिवन है ए और ई। ठीक है, अभी हम इनका नहीं देखेंगे रिलेशनशिप, हम खुद से रिलेशनशिप देखेंगे। अगर हम खुद देखते हैं तो ग्रैंडफादर, फादर,
फिर नेक्स्ट फैमिली अलग दूसरी फैमिली का फादर, तो क्या इन दोनों में बनेगी? इन दोनों में नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी तो इन दोनों वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप होगा क्या वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं? हम वो रिलेशनशिप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आता है सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि उसका आंसर ए इज ग्रेटर देन ए है, ए इज ग्रेटर देन ई है, ए इज लेस देन ई है, या ए इज इक्वल्स टू ई है। तो क्या ये हमें स्टेटमेंट में दिया है? नहीं। सारी पॉसिबिलिटीज जब स्टेटमेंट कंक्लूजन में नहीं दी हैं तो ये कंक्लूजन क्या होगा? रॉन्ग। तो इन ऑप्शंस में से हम क्या चूज करेंगे? ओनली वन फॉलोज। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया है। बेसिक्स में इनइक्वालिटी के इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बेसिक्स तो हमने आज कर लिया, नेक्स्ट सेशन में हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, कंसेप्चुअल पॉसिबिलिटीज़ हैं इनइक्वालिटीज़ में पूछे जाने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।